May I come in, ma'am? May I come in, sir? आइए। Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. बैठिए। Thank you. Thank you, ma'am. आपने बीएससी किया 2016 में Yes, sir. और एमएससी किया 2018 में। Yes, sir. फिजिक्स आपका पसंदीदा विषय है। जी सर। बहुत कुछ करने को था फिजिक्स में, साइंटिस्ट वगैरह बनना चाहिए था। कहाँ आप इस फील्ड में मशक्क़त कर रही हैं? सर फिज़िक्स था अच्छा और अभी भी है भी अच्छा, पर मुझे सिविल सेवा में जाने का रुझान मेरा था, तो मैंने इसलिए इस फील्ड को चुना, जिसके 2-3 कारण हैं। जैसे मैं जब दिल्ली नहीं तो विश्वविद्यालय आपको तो बेहतर होता है कि ह्यूमैनिटीज़ वगैरह आप पढ़ी होती, सर क्यों पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ती, सोशियोलॉजी आप पढ़ती, जी ज्योग्राफी पढ़ती, हिस्ट्री पढ़ती, फिलॉसफी पढ़ती। जी सर। सर जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी बीएससी हाँ। फिज़िक्स ऑनर्स, हाँ। तब दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरा रुझान सिविल सेवाओं की तरफ बढ़ा। मुझे इसके बारे में जानकारी मिली, काफ़ी सारा बच्चे वहाँ पे तैयारी कर रहे थे, माहौल। फिर ठीक मैंने है। इस पे गहन थोड़ा विचार किया, जाना चीज़ों को। तो और सर ये सर्विस ही ऐसी है कि इतनी विविध करियर अपॉर्चुनिटी आपको प्रदान करती है, और साथ के साथ सर राष्ट्र से, समाज से सीधा संवाद, सीधा जुड़ाव प्रदान करती है। तो सर इसलिए मैं इसकी तरफ आकर्षित हुई और मैंने मास्टर्स के बाद तैयारी शुरू की। एक लाइन में, एक वाक्य में कहना हो कि सिविल सेवा क्यों आकर्षित करती है आपको, सर क्या बोलेंगी एक वाक्य में? सर ये विविध करियर अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है। ठीक है, विविधता की बात आप करती हैं, है ना? पावर और प्रेस्टीज नहीं आपको अट्रैक्ट करता नंबर 1 पर? नहीं सर। नहीं। ठीक है, क्या बनना चाहती हैं अभी? सर उत्तर ये प्रदेश इंटरव्यू आप लोक देने जा रही हैं, उत्तर सर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कई पद इसमें हैं। सर मेरी प्रथम वरीयता डिप्टी कलेक्टर पद की सभी है। लोग वही देते हैं। जी सर। दूसरी वरीयता? डिप्टी एसपी। तीसरी? तीसरी सर कोषाधिकारी, ट्रेजरी ऑफिसर। चौथी? चौथी अधीक्षक कारागार। पांचवी? जिला कमांडेंट होमगार्ड। कुल मिलाकर के एसडीएम नहीं बनेंगी तो पुलिस सेवा में जाना चाहेंगे, फोर्स वाले, कारागार में कारापाल, जिला कमांडेंट होमगार्ड, जी सर वो डिप्टी एसपी। ठीक है, क्यों बना देना चाहिए आपको एसडीएम? सर मैंने इस सेवा परीक्षा की जो भी अर्हताएं हैं उसको पूरा किया है, और साथ के साथ सर जो परीक्षा का स्तर है प्रीलिम्स मेंस, उसको क्वालिफाई करने के साथ साथ एक सिविल सेवक के जो गुण होने चाहिए वो मुझ में मैं महसूस करती हूँ हैं। आपसे ठीक पहले जो कैंडिडेट आया था उसने भी इसी तरह की बातें की थी, उसको भी इसीलिए बना देना चाहिए। सर मुझे कैसे डिफ्रेंशिएट करें? सर मेरे अंदर जो मैं क्वालिटीज़ महसूस करती हूँ वो है डेडिकेशन, मैं हार्ड वर्किंग हूँ और मैं ईमानदार हूँ अपने कार्य के प्रति। तो सर मैं इसलिए अपने आप को उपयुक्त पाती हूँ सेवक यानी हूँ। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा में क्या फ़र्क है? सर अगर साधारण शब्दों में समझें तो ईमानदारी वो सत्यनिष्ठा वो ईमानदारी है जो किसी भी, जब आपको कोई देख नहीं रहा है, आप पे कोई ऊपरी दबाव है या नहीं है, आप उसके बावजूद ईमानदार रहते हैं। आपके व्यक्तित्व में मन वचन कर्म में सुसंगति है, उसको सत्यनिष्ठा कहते हैं। यही बार बार मुझे ये लगता है कि एमएससी फिजिक्स में किया है आपने, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ में पीजी की होती तो शायद इन गुणों का विकास आपके अंदर ज़्यादा हुआ होता है। नहीं सर ऐसा नहीं है, जब साइंस भी पढ़ते हैं जो भी बच्चे। ठीक है, आपने एमएससी किया है फिजिक्स में, तो फिजिक्स का उपयोग कैसे करेंगे आप
प्रशासनिक अधिकारी बन करके, एसडीएम बन करके सर कहाँ फिजिक्स काम आएगी फिजिक्स आपको? सर फिजिक्स पढ़ने से एक मेरे अंदर जो सोचने का तरीका है या समझने की क्षमता है कि चीज़ों को, वो काफ़ी तार्किक विश्लेषणात्मक हो चुकी है। और सर जब भी कभी पर्यावरण में के बारे में होगा, पर्यावरण प्रदूषण है, या फिर सर कभी भी नवाचार की बात होगी, पर्यावरण जहाँ प्रदूषण, ये सब तो आपने ज्योग्राफी पढ़ा होता नहीं तो सर, ज़्यादा ठीक से आप समझ पाती उसको। सर पर्यावरण ज्योग्राफी की में विषय वस्तु है। सर जैसे प्रदूषण में जो भी टेक्नोलॉजी अब प्रयोग की जा रही है दूर करने के लिए, वो सब साइंस से ही रिलेटेड है। चलिए, फिजिक्स और फिजिकल साइंस में क्या अंतर है? सर फिजिक्स भौतिक विज्ञान है, फिजिकल साइंस शारीरिक विज्ञान कहते हैं, जो 12th तक पढ़ते हैं काफ़ी एक बार। बार फिर से गौर कीजिए, हाँ नहीं सर, इसका एक और फिजिक्स और फिजिकल साइंस। आप हम्म, ह्यूमन फिजियोलॉजी में चली गई, फिजियोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, हम्म, फिजिकल साइंस की बात कर रहे हैं। सर सॉरी सर, मैं इस पे थोड़ा पढ़ना फिजिकल चाहूँगी। साइंस में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है। जी सर। भौतिक विज्ञान, जिसको आप भौतिक विज्ञान कह रहे हो, तो भौतिकी है ना, फिजिक्स है। जी सर। ध्यान आया आपको? हाँ चलिए ठीक है, दैनिक जीवन में आप फिजिक्स का महत्व बता दीजिए। सर, दैनिक जीवन में चाहे हम किसी भी गाड़ी में ट्रैवल करते हो, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, पंखे, बिजली, ये सब फिज़िक्स है। ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी में, इंजन जो भी लगा हुआ है, फ्यूल, वो भी ईंधन जो उसमें चलता है, जैसे आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही है, तो सर ये सब फिज़िक्स के अंडर ही आता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही है, उसमें लिथियम बैटरी की बात है। अभी लिथियम का एक ह्यूज बड़ा भंडार मिला है। जी सर। कहाँ मिला है, आइडिया है? ये सर जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में। ये अभी की बात कर रहे हैं कि सर कुछ महीने पूर्व की कुछ बात महीने कर रहे पूर्व हैं? की बात है। अभी अभी की बात कीजिए न, किसी और देश की बात है ये। सर फिर सॉरी सर, अमेरिका, कैलिफोर्निया। सॉरी सर, मुझे नहीं आइडिया। लिथियम को क्या बोलते हैं, सफ़ेद सोना या काला सोना? सफ़ेद सोना। क्यों बोलते हैं? सर उसकी गुण जो उसको इतना बहुमूल्य बनाते हैं, इसलिए उसको, जैसे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरी लगेगी वो लिथियम आयन बैटरी की बात की जा रही है, उसको इतना बहुमूल्य, उसके मूल्य के कारण उसको सफ़ेद सोना कहा जाता है। ठीक है, लिथियम हल्की धातु है, भारी जी सर, धातु है? हल्की धातु है। हल्की धातु है। एक्सपोसैट बहुत चर्चा में है, 1 जनवरी को जी सर। इसरो ने उल्लेखनीय कार्य किया है। हम्म। क्या है ये एक्सपोसैट? सर इसका पूरा नाम एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट है, ठीक है। जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में ब्लैक होल को स्टडी करना है, और भारत ऐसा करने वाला, ऐसा सैटेलाइट भेजने वाला दूसरा देश बन गया है। एक्सरे पोलराइजेशन से क्या तात्पर्य है? सर एक्सरे हाँ, कौन सी तरंग है ये? सर एक्सरे एक तरीके की विद्युत चुम्बकीकरण तरंग है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग है ये। जी। तो विद्युत चुंबकीय तरंग जब ध्रुवित हो जाती है हाँ। तो उसको हम लोग बोल देते हैं पोलराइज्ड यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जी तो सर। एक्सरे पोलराइज्ड हो गई, हम्म। तो क्या उसका एप्लीकेशन है, क्या उसके फायदे हैं? सॉरी सर, मैं इस पे थोड़ा और पढ़ना चाहूँगी, अभी मेरी इस विषय पे कम जानकारी है, गहराई के स्तर पर। चलिए, उत्तर प्रदेश की सीमाओं को कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं, जल्दी से बता दीजिए। सर 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों में मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, और सर केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, और सर छत्तीसगढ़ और झारखंड, जिनकी सबसे कम सीमा लगती है, और उत्तराखंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। कहाँ से बिलोंग करती हैं ये? सर गुजरात से। गुजरात से बिलोंग करती हैं। ठीक है सर। आपने फिजिक्स में
हायर एजुकेशन में फिजिक्स पढ़ा है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, अच्छे यूनिवर्सिटी अच्छे कॉलेज से किया है। जी कुछ भारतीय भौतिकी और खास करके प्राचीन भारतीय भौतिकी के मनीषियों का भी नाम पढ़ाया है। जी सर, मैं एक दो का नाम अभी याद कर पा रही हूँ जिन्होंने वराह मिहिर थे, उन्होंने खगोल शास्त्र पे अध्ययन किया है। और सर एक सर आर्यभट्ट के बारे में भी कहा जाता है, पर सर मैं और अभी याद नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी सर। एक भास्कराचार्य हुए हैं, हाँ सर। आचार्य भास्कर, जी सर। उन्होंने भी खगोलीय अध्ययन काफ़ी किया है। जी सर। अच्छा, तो कोई परमाणु सिद्धांत वाले भी भारतीय वैज्ञानिक हुए हैं प्राचीन काल में? सर मैंने इस पे पढ़ा था, पर अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ उनका नाम, पर वो काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। हाँ सर। एटॉमिक थियरी तो मॉडर्न फिजिक्स, वेस्टर्न मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक थियरी और उसके बाद फिर उसके तमाम एनालिसिस ये प्रचलित है। जी सर। इंडियन एटॉमिक थियरी पर भी किसी ने काम किया है, ये प्रश्न उठता है किसी भी इंडियन स्कॉलर से। सर मैं इस पे थोड़ा एक बार फैक्ट को रिवाइज करूँगी, मैं भूल रही हूँ। कणाद, महर्षि कणाद। हाँ सर, वो जो 6 इंडियन फिलॉसफी के रहे हैं फिलोसोफर जिनको कहा जाता है भारतीय दर्शन, उसमें से एक कणाद थे। कणाद का दर्शन, सॉरी सर अभी मुझे दर्शन का नाम नहीं याद आ रहा। कणाद का दर्शन वैशेषिक दर्शन हाँ, है, वैशेषिक। Yes, लेकिन उनका मुख्य योगदान परमाणुवाद ही है। okay, sir. अच्छा, तो ये मॉडर्न एज में, मैं तो फिजिक्स का विद्यार्थी नहीं, मैं मेटाफिजिक्स का विद्यार्थी हूँ, लेकिन मॉडर्न एज में तमाम साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए, डिस्कवरीज हुई, उन्होंने बहुत काम किया। न्यूटन ने, जी सर। इधर 20वीं शताब्दी में आइंस्टाइन ने, और जी सर। तो न्यूटन की थियरी को एक नाम देना चाहे कि न्यूटोनियन फिजिक्स जो है वो इस नाम से जानी जाएगी, तो कौन सा नाम दिया जा सकता है? सर उसको क्लासिकल मैकेनिक्स में रखते हैं। न्यूटोनियन फिजिक्स जो है उसमें जो भी उनका जो भी सिद्धांत था, चाहे वो लॉ ऑफ फोर्स हो, फोर्स के बल के नियम हैं, या फिर उन्होंने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, वो क्लासिकल मैकेनिक्स की शाखा में आता है। अच्छा, और टाइम और स्पेस के बारे में न्यूटन का क्या विचार था, और वो आइंस्टाइन के विचार से कैसे डिफरेंट है? कुछ इस पर है आपका अध्ययन? सर इस पर मेरा अध्ययन है, पर अभी मैं उस पर जानकारी मेरी, अभी मुझे रिवीजन की ज़रूरत है सर। मैंने तो कहीं कोटेड पढ़ा जी सर। कि न्यूटन एब्सोल्यूटिस्ट थियरी को मानता था कि स्पेस इज एब्सोल्यूट, टाइम इज एब्सोल्यूट, ये दोनों डिफरेंट हैं। जी सर। आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं, ये दोनों रिलेटिव हैं। जी सर। तभी न्यूटोनियन फिजिक्स में स्पेस के कितने डायमेंशन माने गए हैं? सर 3 डायमेंशन। और सर जो आइंस्टीन ने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें उन्होंने उसको चेंज करके एक और डायमेंशन मानी, जिसको टाइम डायमेंशन बोला जाता है। ये तो बड़ा भारी चेंज था ना। हाँ सर। कि 3 डायमेंशनल स्पेस था, 4 डायमेंशनल हो गया। जी। अच्छा, न्यूटन और आइंस्टीन के बीच कौन ज़्यादा जस्टिफाइड लगता है आपको? सर जब तक आइंस्टीन को नहीं पढ़ते हैं तब तक लगता है न्यूटोनियन फिजिक्स सबसे एब्सोल्यूट है, और सब कुछ उसमें जो कहा जा रहा है वो सिद्धांत ठीक हैं, सब हम उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं। लेकिन जब हम आइंस्टीन की थ्योरी को पढ़ते हैं तो हमें महसूस होता है कि नहीं, इस डायरेक्शन में भी सोचने की ज़रूरत थी, जो कि हमने पहले नहीं सोचा था। नहीं, कहा जाता है नहीं को एक ही व्यक्ति ने चैलेंज किया, वो आइंस्टाइन का नाम जी है। सर। सहमत हैं आप? जी सर। एक उदाहरण मैं देता हूँ।
एक मेज है हमारे सामने, यही मेज है, इसका एक शेप है, एक खास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। तो इस स्पेस को न्यूटन कहेगा कि दिस इज एब्सोल्यूट स्पेस। लेकिन कल मान लीजिए इसमें से आधा हटा दिया जाए तो लेंथ तो बदल गई। जी सर। तो एब्सोल्यूट अगर है तो कैसे एब्सोल्यूट रह गया जब लेंथ बदल गई? या मान लीजिए कि इसको बर्न कर दें हम, तो ये कहना कि मेज की लंबाई 5 फीट, चौड़ाई 3 फीट और ऊंचाई 2 फीट है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट एब्सोल्यूट स्टेटमेंट। जी सर। आइंस्टाइन इस पर क्या जोड़ देता है? टाइम। टाइम। आज की डेट और टाइम फिक्स उसमें ऐड कर दी, इतने तारीख को इतने बजे के इतने मिनट पर इस मेज की लंबाई चौड़ाई इतनी है। दूसरे समय में आप देखेंगे दूसरा शेप हो सकता है। जी सर। अच्छा, किसी ने फिजिक्स के क्षेत्र में आइंस्टीन को भी चैलेंज किया है क्या? इधर 20वीं 21वीं शताब्दी में कुछ नए डेवलपमेंट्स ऐसे हुए? नहीं सर, ऐसा नहीं कह सकते। क्वांटम मैकेनिक्स एक नया फील्ड उभर रहा है, लेकिन उन्होंने आइंस्टीन थ्योरी को चैलेंज नहीं किया है। हाउ डू यू डिफाइन क्वांटम? व्हाट इज क्वांटम? सर, क्वांटम मैकेनिक्स मटेरियल की नैनो साइज पार्टिकल के और उनके इंटरैक्शंस पर आधारित होते हैं, जो उसके कारण उस लेवल पे फिजिक्स के नियम चेंज होते हैं। बड़ा पॉपुलर सा एक नोशन बन गया है आइंस्टीन के बारे में कि उन्होंने एनर्जी और मास को इंटर कन्वर्टिबल कर दिया। हाँ, E इज इक्वल टू mc²। सब फार्मूला संस्कृत वाले भी पढ़ रहे हैं, हिंदी वाले भी पढ़ रहे हैं। क्या क्वांटम फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में इसमें कुछ परिवर्तन किया गया? सर, क्वांटम मैकेनिक्स के रूल थोड़े अलग हैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटोनियन मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स में थोड़े चेंजेस हैं। नहीं, हम क्लासिकल की बात नहीं कर रहे हैं, हम आइंस्टीन और क्वांटम की बात कर रहे हैं। सर नहीं, आइंस्टीन और क्वांटम मैकेनिक्स सेम है। तो वहाँ तो एक ही सत्ता है और वो है क्वांटम। जी सर। न वहाँ एनर्जी है न मास है। इज इट नॉट ए चेंज? सॉरी सर, मैं अभी इस पे थोड़ा नहीं, इसको परिवर्तन कहा जाए कि न कहा जाए? हाँ सर, जब वहाँ तो दो है। थे, हाँ। दोनों इंटर कन्वर्टिबल थे, यहाँ दो नहीं है, एक ही रह गया। तो कैसे कहा जाए कि वो कौन सा साइंटिस्ट है जो क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे पॉपुलर, नाम क्या है उसका? सॉरी, श्रोडिंगर। श्रोडिंजर। हाँ, तो श्रोडिंगर ने कुछ चेंज किया कि नहीं आइंस्टीन में? ये सवाल कोई करे तो ए स्कॉलर ऑफ फिजिक्स शुड रिप्लाई वेरी कॉशियसली। सॉरी। ठीक है मैडम, कुछ सवाल आप कर लें। ये बताइए कि नारी मुक्ति आंदोलन की प्रणेता और देश की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? मैम, नारी मुक्ति आंदोलन तो की प्रणेता मैम अगर मॉडर्न इंडिया में कहें तो ज्योतिबा फुले का महत्वपूर्ण योगदान था। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले उनकी पत्नी, और इन्होंने ही पहली बार वुमेन्स के लिए शिक्षा की बात की थी। ये बताइए कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मैम, श्रीमती सरोजनी नायडू जी को। ये उपाधि दी किसने थी भारत को की जाती? सॉरी मैम, ये पता नहीं मुझे, मैं इस पे अध्ययन करूँगी। ठीक है। अभी हाल फिलहाल हमने 25 दिसंबर मनाया। यस। ये किसकी जन्म जयंती थी? प्रभु ईसा मसीह की। प्रभु यीशु। किसी और की भी थी क्या? हाँ, यस मैम, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। ठीक है। और कोई महापुरुष है जो इसी दिन पैदा हुआ था? यस सर, श्री चरण सिंह। ना, उनका तो 23 दिसंबर है। अच्छा जी सर, हाँ, भारतीय किसान दिवस उस दिन मनाया जाता है। 25 दिसंबर की बात हो रही।
सॉरी मैम, सॉरी सर, अभी मैं शायद नाम नहीं याद कर। पंडित मदन मोहन मालवीय, यस सर। ए ग्रेट नेम। यस सर। उनका पूरा नाम क्या था मदन मोहन मालवीय जी का? मैम मुझे पंडित मदन मोहन मालवीय याद आ रहा है। या महामना की उपाधि? महामाना उनको कहा जाता था, उपाधि दी गई। महामना की उपाधि क्यों दी गई? इसके पहले महामना शब्द का प्रयोग कभी हुआ है? किसी के संदर्भ में हुआ है? सॉरी मैम, पता नहीं है मुझे इस बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कुछ बताइए। उनका जन्म कहाँ हुआ? मैम वो मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। और किस जनपद में? सॉरी मैम, जनपद नहीं याद है। मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ है और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थापना भी उन्होंने वो संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, वो भारत में 2 बार प्रधानमंत्री बने। एक बार उनकी सरकार काफ़ी कम दिन चली थी, बाद में 2002 के समय पर वो प्रधानमंत्री बने। और वो एक अच्छे कवि और एक अच्छे वक्ता थे। आप उनकी कुछ मोटिवेशनल कुछ लाइनें या उनकी कुछ स्पीच सुना सकती हैं? मैम 1 मिनट सोचना चाहूँगी। सॉरी मैम, अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है। ये बताइए हमारे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और वर्तमान में कौन उपराष्ट्रपति हैं? श्री जगदीप धनखड़ जी। जी, ठीक है। अभी तमाम सारी योजनाएं लाई गई हैं, तो ये विश्वकर्मा योजना क्या है? मैम ये योजना आरंभिक रूप से उत्तर प्रदेश की योजना थी, जिसमें जो भी पारंपरिक कर्मकार लोग हैं, जैसे कि लोहार, बढ़ई और जितने भी और भी ऐसे पारंपरिक कला वाले या काम करने वाले कारीगर थे, उनको इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है और उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अब वो उस योजना को भारत स्तर पर लागू किया गया है 17 दिसंबर 2023 से। ठीक है। उत्तर प्रदेश की कुछ संस्कृति के बारे में बताइए। परंपरागत संस्कृति, व्यंजन, नृत्य, गायन, इनके बारे में। मैम उत्तर प्रदेश की संस्कृति की बात की जाए तो अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो गुप्त काल में ये केंद्र में था। गुप्त काल का प्रसार मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में था। फिर धीरे धीरे मुगल काल में भी केंद्रीय सत्ता के केंद्र में था। तो उस हिसाब से संस्कृति समय समय पर बदलती रही। पहले जब हिंदू शासक थे तो यहाँ पर हिंदू संस्कृति का भी पर्याप्त प्रभाव। उसी तरीके से जब मुस्लिम शासक आए तो मुस्लिम संस्कृति भी ठीक ठाक रूप से देखी जाती है। मैम अगर व्यंजन की बात किया जाए, और मैम आपने एक क्वेश्चन पूछा था जैसे कुछ किसी क्षेत्र के विशेष रूप से नृत्य हैं, गायन है। यस मैम, जैसे कथक उत्तर प्रदेश का मुख्य नृत्य है, जिसको शास्त्रीय नृत्य। और मैम बाकी और भी लोक स्थिति पे चलते हैं। आल्हा सुना है आपने? यस मैम, बुंदेलखंड में है आल्हा। बिरहा? बिरहा मैम पूर्वांचल का है। ठीक है। आपने कजरी सुनी हुई है? यस मैम, पूर्वांचल में गाया जाता है सावन के समय पर नवविवाहित महिलाओं और स्त्रियों द्वारा। ठीक है। अभी जो हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया जाना है, जिसकी तैयारी बहुत जोर शोर से हो रही है, तो ये जो मूर्ति आ रही है उसके मूर्तिकार कौन है? मैम जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं श्री अरुण योगीराज जी, वो हैं इस मूर्ति के मूर्तिकार। ठीक है। एक बात और बताइए कि अयोध्या का नाम पहले फैजाबाद था। यस मैम। तो फैजाबाद क्यों पड़ा होगा? कोई कारण था?
मैम उस वक्त के क्योंकि उसके तो बहुत पहले उसका नाम कुछ और था। यस मैम। मैम उस वक्त के शासक मैं गेस कर पा रही हूँ, ऐसा मुझे श्योर नहीं पता इस बारे में। उस वक्त के शासक रहे होंगे, उस हिसाब से उन्होंने रखा था। जैसे प्रयागराज का इलाहाबाद था, इलाहाबाद, अलाहाब, फिर इलाहाबाद कन्वर्ट हुआ। तो आप श्योर हैं कि फैजाबाद क्यों रखा गया? किसी के नाम की मुहर तो होगी ना, तभी फैजाबाद रखा गया। मैम मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं इस पर अध्ययन। अयोध्या का भावार्थ क्या है? सॉरी मैम। अयोध्या तो आपने खुद पढ़ा होगा, सुना होगा। आपकी पूरी पढ़ाई प्रयागराज से हुई है। कोई हमें चौपाई सुनाइए जो प्रयाग के बारे में हो और कुंभ के दौरान जगह जगह लिखी मिलती है, जगह जगह उकेरी हुई होती है, दीवारों पे, पोस्टर्स पे। मैम चौपाई तो नहीं, पर पंक्तियों के रूप में ऐसा लिखा जाता है कि गंगा में स्नान से पाप धोए जाते हैं, और प्रयागराज है तीर्थराज, ऐसे करके मैम ये पंक्तियाँ लिखी जाती हैं। आपने चौपाइयाँ पढ़ी हैं? नहीं मैम, सॉरी। कोई चौपाई आपको याद है? नहीं मैम। रामचरितमानस के बारे में आप जानती हैं? मैम जानती हूँ। किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। गोस्वामी गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास जी। ठीक है। तो ये बताइए कि ये जो राम मंदिर बन रहा है, इसका निर्णय कब आया था? मैम 9 नवंबर 2019 को। किसने लिखा था इस निर्णय को, किस जज ने? सर ये किसी जज का निर्णय, मतलब नाम नहीं निकाला गया था इसमें। जो उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश थे श्री रंजन गोगोई जी, उनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने ठीक। निकाला। ठीक। हमारे उत्तर प्रदेश में जनपद आता है उन्नाव। यस मैम। तो क्या यहाँ से कोई हमारा क्रांतिकारी निकला था? मैम याद नहीं कर पा रही हूँ अभी, सॉरी। बलिया आता है और गोरखपुर है। यस मैम। इन सबका क्या कोई कनेक्शन था? स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में कोई योगदान था? कोई पन्ना है जो आपने पढ़ा हो कभी? यस मैम। गोरखपुर से गजाधर सिंह थे जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, और बलिया से भी थे, अभी मैं उनका नाम याद नहीं कर पा रही हूँ। बाकी मैम बलिया का जब भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों का गठन हो रहा था, तो चित्तू पांडे, जिनको शेरे बलिया कहा जाता है, उन्होंने उस वक्त वहाँ पे समानांतर सरकार का गठन किया था। कोई और था जिसने विरोध के स्वर हरे किए थे बलिया से? सॉरी मैम, अभी मैं नहीं याद कर पा रही हूँ। अच्छा, ये बताइए कि सबसे कम उम्र का, चूंकि प्रयागराज में तो चंद्रशेखर पार्क है, वो देखिए तो चंद्रशेखर पार्क का गेट ही अपने आप में वो तीर्थ है जहाँ पर खड़े होकर तमाम सारे शहीदों का नाम स्वतः ये दिमाग में आ जाता है, मन मस्तिष्क में छा जाता है। तो ऐसा कौन सा नाम था जो सबसे कम उम्र में शहीद हुआ था? वो कौन थे? मैम भगत सिंह जी, जिन्होंने अब फांसी, जिन्हें 21 साल की उम्र में फांसी की सजा हो गई। कोई और नाम था जिनको सबसे कम उम्र में फांसी हुई थी? सॉरी मैम। 14 वर्ष का भी एक सेनानी था जो मारा गया, मतलब शहीद हुआ था। सॉरी सर, सॉरी मैम। प्रयागराज में इलाहाबाद फोर्ट है। यस। उसका क्या इतिहास है? मैम ऐसा कहा जाता है कि 1575 में जब मुग़ल बादशाह अकबर इलाहाबाद की तरफ यात्रा पे आए थे, तो उन्होंने इस किले को बनवाया था, और जो कि 1584 में बन के तैयार हुआ था। इसका उद्देश्य उनके लिए, अपने परिवारजनों और संबंधियों के लिए एक किले का निर्माण करवाना था। इलाहाबाद में कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी? मैम 1857 की क्रांति में लियाकत अली जी ने यहाँ पे नेतृत्व किया था। वैसे मैम अगर देखा जाए राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में, तो कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो कि इलाहाबाद से थे या जुड़े हुए थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी, मदन मोहन मालवीय जी, और गोविंद वल्लभ पंत जी, सॉरी
ये दो तो भी मैं याद कर पा रही हूँ। इलाहाबाद से सटा हुआ श्रृंगवेरपुर, पौराणिक कथाओं में उसका क्या महात्म्य है? सॉरी मैम, मैं इस पर थोड़ा अध्ययन करूँगी। सनातन धर्म की बहुत चर्चा है आजकल। यस सर। क्या है ये सनातन धर्म? हिंदू धर्म से कुछ अलग है या फिर दोनों एक ही हैं? सर, सनातन धर्म शब्द का प्रयोग उस धर्म के लिए किया जाता है जो कि प्राचीन काल से चला आ रहा है, सनातन। तो उसमें वो प्रायः हिंदू धर्म के लिए ही प्रयोग किया जाता है ये शब्द। जैन धर्म इसमें आएगा कि नहीं? सर मैं श्योर नहीं हूँ, पर जहाँ तक है नहीं आएगा। बौद्ध धर्म भी नहीं आएगा फिर आपके हिसाब से? सर मैं श्योर नहीं हूँ, मैं इसको चेक कर अच्छा, रही हूँ। क्या है सनातन शब्द का अर्थ? सर जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। बस धर्म से। इतना ही? सॉरी सर, मैं चेक कर रही हूँ। कंटिन्यूटी से, शाश्वत शब्द से कुछ लेना देना नहीं इसका? सर मैं इसको चेक कर लूँगी, मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में। नहीं, अगर प्राचीन काल से चला आ रहा है ये अर्थ होता तो सनातन के बजाय प्राचीन धर्म कहते उसको। हाँ, फिर तो लगभग सारे धर्म प्राचीन ही हैं। ठीक है सर, मैं चेक कर लूँगी। प्रधानमंत्री जी की मन की बात को सुनती हैं? सर सुना है कुछ सेशन। और जो लेटेस्ट मन की बात उन्होंने हाँ किया है 31 दिसंबर को, जी सर। कौन सा एपिसोड था ये? सर मुझे एपिसोड याद नहीं है। 108वां था। ठीक है सर। तो जरा भारतीय अध्यात्म में 108 का महत्व बता दीजिए। सॉरी सर, नहीं आइडिया? नहीं सर, हिंदू धर्म से विशेष संबंध है, लेकिन इस संबंध को मुझे थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है। सॉरी। ठीक है। फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में जानकारी है? जी सर। क्या है ये? सर जो कुछ हाल के वर्षों में देखा जा रहा है कि रूटीन बेसिस बीमारियां या फिर लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ बढ़ रहे हैं, उसको रक्तचाप, शुगर, इन सबको दूर करने के लिए या फिर लोगों को एक्टिव रखने के लिए, एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक मुहिम है, फिट इंडिया मूवमेंट। स्वास्थ्य मंत्रालय की मुहिम है? जी सर। अच्छा, मिशन शक्ति क्या है? सर मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार की महिलाओं को सुरक्षा, स्वावलंबन और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ये एक मुहिम है, जिसमें महिलाओं को सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, उनको आर्थिक क्रियाओं से जोड़ने के लिए ऋण प्रदान करना, सशक्त बनाना। मिशन लाइफ क्या है? सर मिशन लाइफ पर्यावरण से संबंधित है, जिसमें मिशन लाइफ का मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली। तो सर इसमें लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। चलिए, आप एसडीएम बन गई। जी सर। और हड़ताल आपके अधीनस्थ कर्मचारी करना चाहते हैं, आप किस रूप में देखती हैं हड़ताल को? और क्या एक्शन लेंगी कर्मचारियों के विरुद्ध? सर नहीं, मैं उनके उस कारण को जानना चाहूँगी, वो हड़ताल क्यों करना चाहते हैं। अगर वो मेरे अधीन होगा कि मैं उसको सुलझा सकती हूँ उनकी समस्या को, तो मैं तुरंत सुलझाऊँगी। और हड़ताल बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, वो अपने काम को छोड़कर हड़ताल पर बैठे। आपकी नज़र में हड़ताल उचित है, अनुचित है? सर विरोध हड़ताल को मान्यता है? सर सरकारी कर्मचारियों के लिए मान्यता नहीं है, क्योंकि वो अपना काम छोड़कर नहीं बैठ सकते। काफ़ी बार क्या प्राइवेट कर्मचारी हड़ताल करते सर हैं? नहीं, या वही कर सकते हैं? नहीं ऐसा नहीं है सर, प्राइवेट ज़रूरी नहीं है। आम जनता अपना विरोध प्रदर्शन व्यक्त करने के लिए हड़ताल पर। चलिए, एक अंतिम सवाल बता दीजिए। अभी इधर अखबारों में कुछ दिनों पहले ये पढ़ने को मिला था कि अब ससुराल वालों पर दहेज के संबंध में ये जो महिलाएं हैं ये मुकदमा आदि नहीं कर पाएंगी, केस नहीं कर पाएंगी। पढ़ा था आपने? नहीं सर, सॉरी। दहेज से संबंधित सुने जाते हैं कि 90% से ज़्यादा केसेस फेक होते हैं। आप सहमत हैं? नहीं सर, इसमें काफ़ी सारी
कारण भी होते हैं कि नहीं, 90% केसेस फेक होते हैं। नहीं सर, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक जा यू सकती हैं आप। थैंक यू सर। मैं कम सर। बैठिए। थैंक यू सर। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? सर बहुत अच्छा तो नहीं था, मैं काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आप कर सकती हैं। कुछ एक चीज़ें सुधार लीजिए, ठीक कर लीजिए। ठीक है सर। ऐसे दो चीज़ें बहुत जरूरी है। एक तो अपना एनर्जी लेवल आप बढ़ा लीजिए। जी सर। खा पी करके बिल्कुल दुरुस्त रही, ठीक से। थोड़ा तेज बोलिए, ठीक है सर। आराम से बोलिए। जी सर। चेहरे पर भी आपके एनर्जी देखनी चाहिए। ठीक है। उत्सुकता एक दिखाई पड़नी चाहिए इंटरव्यू देने की। दबाव नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। इसको दूर कर लीजिए। और अखबार पढ़िए, जो करंट चीज़ें हैं, जो चर्चा में हैं, उनको जानिए ठीक से। उनकी प्रस्तुतिकरण को ठीक से रखिए बोर्ड के सामने। ठीक है सर। बाकी ये दो सुझाव तो बहुत अहम है आपके लिए। ठीक है सर। बाकी जब आप एंट्री करती हैं तो आप सर्कुलर घूम जाती हैं। अच्छा। जैसे जैसे आप एंटर करिए, एक बार जाइए, फिर से सर जाइए। वहाँ पे वो खड़े थे, हाँ। शायद इस वजह से ऐसा हुआ। आइए। मैं कम सर। डोर की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आपकी नहीं है। आप अब एंट्री करिए, अब डोर तो छोड़ सब दीजिए। ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। अच्छा ठीक है सर। ऑटो लॉक है, तो आप छोड़ के आ सीधे सकती आइए। हैं। अभी तो आपने कुछ ठीक किया। इसके पहले क्या था कि आप पूरा घूम करके फिर लौटी थी, ओके ठीक है सर, मैं ध्यान तो रखूँगा। बैक आपका न दिखे। ठीक है सर। बैठिए। ये सावधानी आपको वहाँ भी बरतनी है और यहाँ से जाते समय भी। जैसे इधर से आप लौट के जाएंगी तो आपकी पीठ दिखेगी। हाँ तो इधर से ही। हाँ, ऐसे सीधे आप जाइए ना, मैं इधर से एक कदम पीछे हट करके। नहीं, आप ठीक है। ठीक गई हैं। हाँ ठीक। तो ये दो मौकों पर देखी जाती है, पीठ न दिखे आपकी। ठीक है सर। वो जो युद्ध में कहा जाता है ना कि पीठ दिखा के भाग गया, हाँ, तो यहाँ तो जीतने आए हो तो पीठ नहीं दिखाना ठीक चाहिए। है सर। हम मानते हैं। तो एक तो ये रहा। एक्चुअली सर मैं एक जगह मॉक देने गई थी, वहाँ पे मैंने दरवाज़ा खोला, मैं एंटर की, वो दरवाज़ा ऑटोमेटिक, वो डोर क्लोजर नहीं था, वो बहुत खटाक से आवाज़ किया, तो वो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, इसलिए कोई मैं बात नहीं, थोड़ा- आप छोड़ दे। यहाँ लोक सेवा आयोग का ये मुझे बहुत ठीक से पता है। नहीं, ऑफिसर होने जा रही हैं, आप उनसे कहिए जो बोर्ड के चेयरमैन हैं कि इसको ऑटो लॉक करिए। डोर क्लोजर लगाइए। है वो ऑटो लॉक लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है सर। तो कुछ आपको करना नहीं है। ठीक है सर। आप पूछिए और सीने में लेके आइए, तो आप एंटर कीजिए। ठीक है सर। 2-3 कदम चलिए, कुल मिला के 7 कदम चलना होता है लगभग, 90 तोले सर जो डिस्टेंस है वहाँ की। ठीक है। 3 कदम चलिए तो थम करके आराम से अभिवादन कीजिए, नमस्ते सर, यही बोलती होंगी। सर या गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून, ठीक है, नमस्ते। जो आपकी आदत में है ठीक। उसको कीजिए। फिर बैठने के लिए कहा जाए, आप बैठिए आराम से। आप बैठी ठीक बैठी थी, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बैठिए तो लगे कि आप बैठी हैं, थोड़ा एनर्जी लेवल आपका बढ़ा हुआ होना ठीक चाहिए, है सर, बस मैं ध्यान इतना ही रखूंगी है। और आगे से। करंट अफेयर पढ़ लीजिए एक बार ठीक से, कॉन्फिडेंस आपका अपने आप ही बढ़ जाएगा। ठीक है सर। बाकी सब कुछ ठीक है, अच्छा कर सकती हैं। ठीक है सर। स्कूलिंग आपकी ठीक है, कॉलेज आपका अच्छा है, एक्सपेक्टेशन आपसे थोड़ी बढ़ जाती है ना। जी सर। सर शायद मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आवाज़ इसलिए स्लो हो गई क्योंकि मैं सुबह से वेट कर रही हूँ। हाँ, वो लग तो- रहा है। हाँ, ऐसा हो इसीलिए- सकता है, ऐसा हो इसीलिए सर सकता कह है। रहे अरे हैं कुछ suitable, हाँ। कुछ टिफिन लेकर आना चाहिए ना। नहीं सर, मतलब बस बैठे बैठे थोड़ा आवाज़ थक सी जाती है, नहीं, अदरवाइज। एक चीज है, हाँ। आज ही अखबार में, किसी अखबार में आज ही मैंने पढ़ा कि शबरी भोजनालय और निषाद राज गुह गेस्ट हाउस अयोध्या में बन रहे हैं। ठीक है सर, हाँ मैं पढ़ लूँगी। अभी हाँ, आज के अखबार में। श्रृंगवेरपुर के बारे में मैडम ने सवाल किया, और निषाद राज गुह का नाम ही आप नहीं जानते कि उन्होंने राम को गंगा पार कराया था जब वो जंगल जा रहे उसी थे। जगह पे कभी आप घूमने तो वही जाइए, श्रृंगवेरपुर अच्छी वही जगह। स्थान है, अच्छा अच्छा। यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है। ठीक है सर। और बहुत अच्छी जगह है, जाइए, बड़ा मन खुश हो जाएगा। ठीक है, ठीक विश है। यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अच्छा करेंगी, शुभकामना। थैंक यू सर।